हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नायरोबी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेलारूस कंट्री को लेकर के। तो बेलारूस कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें तो जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें एक लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री के रूप में लोकेटेड है बेलारूस कंट्री। प्रेजेंट टाइम में टू वॉरिंग नेशन रशिया एंड यूक्रेन के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस कंट्री। और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो बेलारूस जो है वो पोलैंड, लातविया एंड लिथुआनिया कंट्री के साथ में भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अभी हमने डिस्कस किया कि बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मीनिंग ये होता है कि ये चारों तरफ से अपने यहाँ पर लैंड एरिया से सराउंडेड है, मतलब डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, तो उस एरिया को बोलते हैं लैंडलॉक्ड। ओके, इसकी कैपिटल का नेम है मिन्स्क। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान की विजिट पर है, वहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ होगा। अब वहाँ पर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के एक न्यू ट्रेड इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर के इंडिया ने भी अपनी बात रखी है कि हम भी इस ट्रेड इनिशिएटिव में जुड़ना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यू ट्रेड इनिशिएटिव है इनमें किन किन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होगा, और पहले से यहाँ पर कुछ ट्रेड इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्च्ड हैं, उनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन उन्होंने ये बोला है, जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा और इसके अलावा 10 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं जिन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट। तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। टोक्यो में मंडे को ये बात रखी गई। ये जो नया इनिशिएटिव है इसके लिए इंडिया ने बात बोली है कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के इसमें डिस्कशन होगा, तो इसमें ये बताया गया है कि 4 मेन पिलर्स के ऊपर ये जो नया इनिशिएटिव है वो फोकस कर सकता है, जिसमें ट्रेड हो गया, सप्लाई रिजिलियंसी हो गया, इसके अलावा क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, टैक्सेज, एंटी करप्शन मेजर्स, इन सभी के ऊपर वर्क कर सकता है न्यू इनिशिएटिव। ये जो ग्रुप है जिसमें बोला गया है कि आसियान जो कंट्रीज़ हैं, आसियान जो ग्रुप है उसमें से 10 मेंबर्स हैं आसियान ग्रुप में, जिसमें से 7 मेंबर जो हैं वो इस नए ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसमें से जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो भी इसको ज्वाइन करेंगे और न्यूजीलैंड भी इसको ज्वाइन करेगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये नया ग्रुप जो है वो ग्लोबल जीडीपी का 40% को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर पहले से एग्जिस्टेंस यहाँ पर कुछ ग्रुप हैं जिसमें आरसीईपी हो गया, टीटीपी हो गया, टीपीपी हो गया, इन सभी के बारे में बताया गया है कि पहले जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि 3 साल पहले इंडिया ने आरसीईपी से अपने आप को कमबैक कर लिया था, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव है टीपीपी। उसको लेकर के भी जो 2017 के टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूएस के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस इनिशिएटिव से अपने आप को पुल बैक कर लिया था। ओके, और फिर उसी का ही एक चेंजिंग कन्वर्जन अगर हम देखें तो नया एक इनिशिएटिव CPTPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का ही एक चेंजिंग प्लेटफॉर्म है CPTPP, वो प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है। ओके, तो इन दोनों जो इनिशिएटिव हैं जिसमें हम RCEP और CPTPP जो है इनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि आसियान जो ग्रुप है उसमें से 7 मेंबर्स इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जो हैं आसियान ग्रुप में से 3 कंट्रीज जो हैं वो चाइना से ज़्यादातर क्लोजर हैं, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, तो वो इस नए इनिशिएटिव के पार्टनर्स नहीं रहेंगे।
अब यहाँ पर ये जो प्रेजेंट टाइम पे नया इनिशिएटिव है, इसको लेकर के यूएस ने अपनी बात भी रखी है कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ भी नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड डील जो है उसके ऊपर इसमें फोकस किया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, और जो भी पार्टनर्स हैं उनकी, जो भी इस नए इनिशिएटिव के पार्टनर्स जो होंगे उनकी प्रोस्पेरिटी को डेवलप करने के लिए इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ओके, तो इसमें फ्री ट्रेड डील जैसा कुछ भी नहीं होगा। इकोनॉमिक टाई जो है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं RCEP की। तो RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक वाले रीजन में, और यहाँ पर 15 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये जो अगर इसके GDP का, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबल GDP में 30% और ग्लोबल पॉपुलेशन में 30% यहाँ से जो ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपना एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की। तो TPP, जिसको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम एंड US इसमें शामिल थे। फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अपने आप को विड्रू कर लिया, और फिर प्रेजेंट टाइम में इसका नया फॉर्म जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। ओके, ये हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। अब हम देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक, ये जो टर्म है आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो इसमें कौन सा एरिया काउंट किया जाता है? ये जो डार्क स्काई कलर में आपको एरिया शो हो रहा है, इसको इंडो पैसिफिक एरिया के नाम से जानते हैं। जब भी यहाँ पर US जो है वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता है इंडो पैसिफिक रीजन को टारगेट करते हुए, जैसे कि जो क्वाड ग्रुप है वो भी इसी एरिया को फोकस करते हुए वर्क किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में भी, और अब सेम तरीके से एक नया इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक एरिया को टारगेट करते हुए ही लॉन्च किया जा रहा है। इसको लेकर के चाइना को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि चाइना को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो अपना बेसिक फाउंडेशन, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस एरिया को वो अपने अंडर कर सके। यहाँ पर अगर हम लैंड रूट का देखें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वो अदर कंट्रीज़ को अपने साथ में कनेक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर वाटर बॉडीज़ का यूज़ करते हुए वो इस एरिया में भी अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए जो US है वो इंडो पैसिफिक में अपनी जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज कर रहा है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया। यही एक मेजर रीजन है कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो रशिया को सैंक्शन लगाने के लिए US ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है, अदर कंट्रीज ने, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड रहा उसके बाद में भी इंडिया को कुछ सैंक्शंस फेस नहीं करने पड़े। वो एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए US को इंडिया की नीड है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस बना रहे। US के साथ में जो अदर कंट्रीज़ हैं वो साथ में यहाँ पर बने रहें ताकि चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। आप सभी को पता है कि चाइना जो है वो यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है उस एरिया में अपना क्लेम करता है। इसके अलावा श्रीलंका में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट करके यहाँ पर जो इकोनॉमिक बर्डन है वो यहाँ पर कर रखा है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो जिबूती है उसके साथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने, अगर हम देखें तो आर्मी रिलेशन, यहाँ पर उन्होंने अपना जो बेस कैंप है वो भी एस्टेब्लिश कर रखा है। और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो यहाँ पर सोलोमन आइलैंड जो कंट्री है, जो सदर्न पैसिफिक ओशियन में जो कंट्री है, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं चाइना ने। हालांकि उसमें जो सोलोमन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कोई भी हमारे पीस में आर्मी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एक तरीके से डिफेंस को लेकर के एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि चाइना जो है यहाँ पर आकर के अपना कोई आर्मी कैंप एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं चाइना की, इसी को लेकर के जो USA है वो चाहता है कि यहाँ पर चाइना को काउंटर किया जा सके, नहीं तो यहाँ पर जो भी स्मॉल कंट्रीज़ हैं उन सभी को अपने अंडर करेगा चाइना, और यहाँ पर जो अपने डोमिनेंस है उनको इंक्रीज करेगा। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जिसमें जो पैसिफिक ओशियन जो है उसका आप सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट मान लीजिए, और इंडियन ओशियन वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें जो ट्रॉपिकल पार्ट जो है इंडियन ओशियन का और पैसिफिक ओशियन का, उसी को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ पर देखिए,
यूएस के जो प्रेसिडेंट जब वहाँ पर विजिट पर हैं जापान में, तो उनसे क्वेश्चनिंग की गई कि आप ताइवान को लेकर के कि अपना क्या स्टैंड रखते हो। तो यूएस ने बोला है कि ताइवान के ऊपर अगर चाइना क्लेम करता है तो उसको डिफेंड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए यूएस जो है वो हमेशा से ताइवान के साथ में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के जो मिनिस्टर हैं, जिसमें हमारे यहाँ देखिए मिस्टर पुरी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, और अदर भी जो मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दावोस गए हुए हैं। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रखी है इंडिया के लिए। तो जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने इंडिया का क्या स्टैंड है, किस तरीके से इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, जो भी हमारे यहाँ से एमिशन होता है उसको किस तरीके से हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहला तो ये बोला कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन में एक लीडर के रूप में काम कर रहा है। सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि जैसे जो वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर को, और उससे जनरेट किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में आप सोलर का यूज़ कर सकते हो, विंड का यूज़ कर सकते हो, और इससे एक लोअर कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है, और इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, वाटर वेपर। अब इसी तरीके से अदर हाइड्रोजन के कुछ अलग टाइप भी हैं, जिसमें जो एनर्जी यूज की जा रही है उसी के बेसिस पर इनके अलग अलग नेम हैं। जैसे ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें जो एनर्जी है वो कोल का यूज़ किया जाता है, ओके, और इससे जो एयर में जो एमिशन है वो रिलीज होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है वाटर को स्प्लिट करने के लिए। और ब्लू हाइड्रोजन क्या है, जिसमें नेचुरल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस वेयर द एमिशन आर कैप्चर्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। जहाँ पर जो एमिशन है अगर उनको एयर में रिलीज कर दिया जाए तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और ब्लू हाइड्रोजन ये है कि जिसमें जो एमिशन हो रहा है उसको आपने कैप्चर कर लिया है और स्टोर कर लिया है, उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। ओके, दोनों में सेम नेचुरल गैस सेम यूज़ किया जा रहा है, बस एमिशन का फ़र्क है। तो ये कुछ डिफरेंस है, हाइड्रोजन के टाइप हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी के रूप में यूज़ करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया इसके लीडर के रूप में काम कर रहा है, और जल्द ही हम यहाँ पर अपना मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ट्रांजिशन जो है उसमें हमारे कंट्री जो है वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो देखो, जो हमारा कंट्री है वो रेगुलर अपनी कोशिश कर रहा है। लास्ट ईयर जो कोप की मीटिंग हुई उसमें भी इंडिया ने अपना टारगेट लिया कि 2070 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन करेगा। ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि एमिशन गैप रिपोर्ट एक पब्लिश होती है, वो कौन पब्लिश करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया किस तरीके से फोकस कर रहा है इसके बारे में हमने बात की। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, कोप की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कुछ डिसीजन लिए गए थे कि हर कंट्री जो है वो अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट करे और उनके ऊपर वर्क करे। तो इंडिया ने भी अपने कुछ टारगेट फिक्स किए थे, जिसमें इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हमने अपने प्रेजेंट टाइम में जितनी भी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी में से 40% जो प्रोडक्शन है वो हम डिसाइड करेंगे 2030 तक 40% एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन हो रिन्यूएबल एनर्जी से। इसके अलावा हम कार्बन सिंक के रूप में जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करेंगे। एमिशन जो है उसको भी हम 2005 के लेवल में 33 से 35% तक रिडक्शन करेंगे। ये इंडिया के कुछ टारगेट हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। सोलर एनर्जी में आप सभी को पता है कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को में भी एस्टेब्लिश किया। पेरिस एग्रीमेंट के बाद में इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, जिसमें ट्रॉपिक्स के बीच में, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर जो भी अपनी सनरेज हैं उसका यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें, और इसी को लेकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था। तो ये जब भी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी को लेकर के कुछ बेसिक पॉइंट्स है ना, वो आपके पास में डाटा होनी चाहिए। जब भी आप आंसर राइट डाउन करो तो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, किस तरीके से अपने टारगेट को इंडिया अचीव कर रहा है, ये सारी बातें हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डाटा पब्लिश किए हैं कि कोविड के टाइम में क्या इफेक्ट देखने को मिला था जो भी हमारी लेबर फोर्स है उसके ऊपर। तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बात रखी है अपने 9th एडिशन में कि अगर हम बात करें कोविड के टाइम में तो 2021 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हमने बहुत ज़्यादा रिकवर किया था ग्लोबली लेवल पर, लेकिन फिर भी 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें अगर हम ग्लोबली लेवल पर देखें तो वर्किंग जो आवर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपिंग देखने को मिला है। मतलब पेंडेमिक से पहले जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी उसमें 3.8% तक का डिक्रीज देखने को मिला है, और कोविड के टाइम में अगर हम बात करें तो 11.2% करोड़ लोगों ने अपनी जॉब को मतलब लॉस कर दिया था, उनकी जॉब छूट चुकी थी। जेंडर गैप की भी अगर हम बात करें तो वीमेन और मेन का जो पार्टिसिपेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम वीमेन और मेन को लेकर के बताया गया है कि 100 ILO ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर ये रखा है कि 100 वीमेन के ऊपर अगर हम कोविड के टाइम में बात करें तो 12.3 जो वीमेन हैं उन्होंने अपनी जॉब को लॉस कर दिया, मतलब उनकी जॉब जो है छूट गई। और मेन की अगर हम बात करें तो 7.5, मतलब कंपैरिजन आप करो कि जब भी जहाँ पर भी किसी वर्किंग प्लेस पर अगर वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को निकालने की बात हुई तो हो सकता है कि वहाँ पर पहले प्रेफरेंस जो है वो वीमेन को दी गई हो। ये शो करता है कि अभी भी हमारे यहाँ पर इक्वलिटी जो है ग्लोबली लेवल पर इक्वलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है मैन और वीमेन के बीच में। ओके, ILO की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ ILO? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और 1919 में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। UN की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ये काम करती है। 187 इसके मेंबर स्टेट हैं जिसमें से 186 जो हैं वो UN मेंबर स्टेट, अब सभी को पता है 193 हैं, उनमें से 186 तो UN मेंबर स्टेट हैं और एक है कुक आइलैंड। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड जो है उनको सेट करने के लिए, इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को एडवांस में प्रोवाइड करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। अब यहाँ पर बात हुई है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी वो एजेंसी होती हैं जो UN के साथ में मिलकर के, जरूर नहीं है कि उनको UN ने बनाया हो, लेकिन UN के साथ में मिलकर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए UN के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करती हैं ये एजेंसी, जिनको स्पेशलाइज्ड एजेंसी के नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम में UN की कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, आज जो है वो वाराणसी कोर्ट ज्ञानव्यापी जो मॉस्क्यू है उसको लेकर के हियरिंग करेगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो वाराणसी का जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि जो रिकॉर्डिंग की गई है वहाँ पर पहले उसको व्यू किया जाए, उसको लेकर के डिस्कशन किया जाए, या फिर जो पिटिशन फाइल हुई है उनको लेकर के डिस्कशन किया जाए। यहाँ पर जो भी मॉस्क्यू के केयरटेकर्स हैं उन्होंने 1991 का जो एक्ट है उसको लेकर के यहाँ पर बात रखी है कि अगर यहाँ पर डिमोलिशन होता है तो 1991 का जो एक्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। व्हाट इज़ 1991 एक्ट? देखो, आप सभी को पता है 1990s के टाइम में आते आते अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है और राम मंदिर वाला जो एरिया है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। इसकी वजह से वो रजिस्टर हुआ कोर्ट में केस। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको लेकर के एक लॉ पास किया गया कि 15 अगस्त 1947 के टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अपनी वर्शिप करते हो, प्रे करते हो, वो जो चीज़ है, जैसे जहाँ पर टेम्पल है, जहाँ पर मॉस्क्यू है, उसको लेकर के उसी तरीके से उसको अपनाया जाए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है इसमें कि 1958 का जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट है उसके अंडर अगर कोई रजिस्टर है, कोई टेम्पल हो गया, कोई मॉस्क्यू हो गई, तो उसको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है। या फिर प्रेजेंट टाइम में जब 1991 में एक्ट बना था तभी बोला गया कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई इशू चल रहा है, जैसे कि जो राम मंदिर विवाद जो चल रहा था वो रजिस्टर है, केस जो है उसको लेकर के इशू चल रहा है, तो उन ऐसे जो इश्यूज हैं उनको लेकर के डिस्कशन हो सकता है, उनको लेकर के कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है। ये कुछ एक्सेप्शन रखे गए और 15 अगस्त 1947 एक डेट डिसाइड की गई कि इस तरीके से
जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें कम करना चाहिए। आज का जो एडिटोरियल पेज है उस पर भी इससे रिलेटेड आर्टिकल आया है और उसमें भी यही बात रखी गई है। उस आर्टिकल को हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। उस आर्टिकल में भी ये पॉइंट रखा गया है कि देखो 1991 के टाइम में जो इशू हुआ और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आया बाद में, अभी प्रेजेंट टाइम कुछ साल पहले ही जुडिशरी ने उसको लेकर के रिलेट भी किया। तो यहाँ पर उस आर्टिकल में जो एडिटोरियल पेज पर है उसमें बात रखी गई है कि उसमें राइटर ने बोला है कि ये जो इशू है अगर इसको हमने सॉल्व नहीं किया और एक ज्ञानव्यापी मृत्यु वाला जो इशू है अगर हमने इसमें रिजल्ट जो है वो अदर तरीके से दिया, 1991 के एक्ट को इसमें ध्यान में नहीं रखा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं हमारे कंट्री के अदर पार्ट में, कुछ केसेस तो रजिस्टर भी हो चुके हैं। तो इस तरीके की जो पिटिशन है, इस तरीके की मशरूमिंग तरीके से इस तरीके के इशू जो हैं वो हमारे इंडिया में लोकल लेवल पर इंक्रीज होंगे, जिनको निपटना, जिनको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा हमारी कंट्री में। अगर हम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंटेशन देखें पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वैसे ही कंट्री का जो स्टैंड है वो डाइल्यूट हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी की जब बात की जाती है तो इंडिया के लिए तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में बात रखी गई है कि इंडिया में इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। ओके, मतलब लोगों से चुनवाया तो जा रहा है आपके लीडर्स को, लेकिन वो ऑटोक्रेसी की तरह अपने आप को यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को लेकर के अगर इंडिया को अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको काफ़ी, जो सेक्युलरिज्म जो हमारा बेसिक पॉइंट्स है, जो हमारा बेसिक फीचर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम फॉलो करें और उसी के बेसिस पर जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात आई है कि प्रेजेंट टाइम में जुडिशरी के खिलाफ चार्ज लगाना काफ़ी ज़्यादा एक फैशन हो गया है। कुछ टाइम पहले हमारे जो CGI हैं उन्होंने भी एक बात रखी थी कि प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे जजेस हैं उनके ऊपर जो अटैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ये बोला है कि कोई भी इशू होता है तो जुडिशरी के खिलाफ में आकर के लोग चार्ज लगा देते हैं, पिटिशन लगाते हैं कि जुडिशरी ने इसमें इंटरवीन क्यों नहीं किया। ओके, नेक्स्ट जो हमने एडिटोरियल पेज पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको 6 पेज पर उसको डिस्कस किया। फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें जो टैक्स का कट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसमें अब स्टेट से भी अर्ज किया गया है कि वो भी अपने टैक्सेस को कट करें। 7th पेज पर एडिटोरियल पेज पर ही कुछ डाटा आते हैं और इन डाटाज में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ टैक्सेस को कट किया, जो भी ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट की जाती है उनको कट किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये टैक्स कट किए तो यहाँ पर तमिलनाडु की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारे जो स्टेट है उसको रेवेन्यू लॉस हुआ है जब से सेंट्रल ने टैक्स कट किया है। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि सेंट्रल ने टैक्स कट किया, उसका स्टेट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो सेंटर की यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने कट की है उसके बारे में क्लियर यहाँ पर व्यू करवा रखा है कि जो भी उन्होंने मनी को कट किया है वो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। देखो, जो भी हमारा ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे सेस लगाए जाते हैं। अगर हम उनके रियल प्राइस देखें तो रियल प्राइस जो है, बेस प्राइस तो बहुत कम है इनका, लेकिन उनके ऊपर इतने टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक सेस जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। इसको कम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमने स्टेट का जो भी सेरेबल टैक्सेज है उसमें कोई कट नहीं किया है, मतलब स्टेट को तो इससे कुछ लॉस हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर लॉस क्यों हो रहा है स्टेट के टैक्स कलेक्शन को लेकर के, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वैट कलेक्ट करते हैं स्टेट, उसमें वैट कलेक्ट जो है वो बेस प्राइस, एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन, ये सारी चीज़ें मिला करके करते हैं, जिसकी वजह से जो वैट में अगर एक्साइज ड्यूटी में कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से सेंटर ने जो कट किया है उसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी में कुछ चेंज आएगा, और एक्साइज ड्यूटी में जब चेंज आएगा तो वैट में चेंज आएगा, क्योंकि इन तीनों का जो समअप है उसी के ऊपर वैट को कलेक्ट किया जाता है, और इसी की वजह से ये जो रिडक्शन है वो देखने को मिल सकता है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट का जो भी टैक्स पार्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो
यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर जो टेक्स्ट आता है जिसमें किसी भी आर्टिकल को अच्छे से एलिब्रेट किया जाता है, तो पहले तो इसमें बता रखा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो पार्ट है उनमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर रखा था, लेकिन फ्लड्स की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी। दूसरी यहाँ पर बात रख रखी है कि जो भी हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी होने की वजह से भी जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक सेकेंड देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनको लेकर के प्रेज किया है कि कोविड के टाइम में जिस तरीके से आशा वर्कर्स ने वर्क किया है, उन्होंने जो भी, अगर कोविड पेंडेमिक के टाइम में देखें तो वैक्सीनेशन से लेकर के जो भी रिकॉग्निशन कि कहाँ कहाँ पर कोविड का किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, उन सभी को काउंटर करने के लिए, उन सभी को डायग्नोज करने के लिए जो आशा वर्कर्स ने अपना जो रोल प्ले किया है, इसको लेकर के WHO ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। पेज नंबर 12 पर है, कुछ नेट इशू है, एक मिनट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेज किया है जो आशा वर्कर्स का जो भी वर्किंग टाइम रहा कोविड के टाइम में, किस तरीके से उन्होंने रिकॉग्निशन दी, किस तरीके से उन्होंने कोविड के जो भी पेशेंट हैं उन सभी को रिकॉग्निशन दी, उन सभी से रिलेटेड जो भी डाटाज हैं उनको कलेक्ट किया। वैक्सीनेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिसकी वजह से WHO ने क्लियर किया है कि आशा वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन 2005 में जो लॉन्च किया गया था, उसी के थ्रू ये जो पोस्ट है वो बनाई गई थी। और इसमें एक सेकेंड, एक मिनट रुके। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड, एक मिनट, नेट का इशू है, मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर जो भी न्यूज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 12 पर एक तो आर्टिकल ये हो गया। अब जो आशा वर्कर्स है उसका कंप्लीट नेम आपको पता होना चाहिए, आशा को जो कंप्लीट जो उसकी फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। दूसरी यहाँ पर क्या है कि हरियाणा में कुछ फॉर्मल लेजिस्लेटर्स ने ज्वाइन किया है जो कांग्रेस ग्रुप को। तो यहाँ पर वैसे वो फॉर्मल लेजिस्लेटर हैं, उनसे रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन हम इसको रिलेट कर लेते हैं कि मान लो कोई लेजिस्लेटर अगर अपने आप को एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाते तो उसको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल इंसर्ट की गई 10th शेड्यूल, और जो 10th शेड्यूल है वो डिफेक्शन को लेकर के ही उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है 10th शेड्यूल में। अगर कोई मेंबर किसी पार्टी से इलेक्ट होकर के आता है और फिर उसके बाद में उस पार्टी को छोड़ करके वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके पॉइंट्स के ऊपर आप जो डिफेक्शन लॉ है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक तो वो मेंबर जो मान लो कांग्रेस से जीत करके आया, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट होने के बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कहाँ पर चले गए, वो चले गए बीजेपी में या दूसरी किसी पार्टी में, तो इनके ऊपर इफेक्शन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ का। दूसरा, जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो 6 मंथ से पहले किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद में वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें हर पार्टी का एक विप होता है। विप में क्या होता है कि हर पार्टी जो है वो अपनी तरफ से एक लीडर अपॉइंट करती है कि उस पार्टी के मेंबर्स को जब भी किसी बिल को लेकर के वोट करना है, जब भी किसी चीज़ को लेकर के अपनी बात रखी है, तो विप जो भी आदेश देगा उसको मानेंगी। तो अगर किसी मेंबर ने, किसी भी पार्टी के मेंबर जो हैं अगर विप की बात को नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर भी जो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स को हमने देख दिया। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट मेंबर जो हैं वो किसी भी पार्टी से, मान लो किसी भी पार्टी से वो जीत करके नहीं आ रहे, इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में आ रहे हैं, तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो समर्थन दे सकते हैं। जब भी किसी स्टेट में या फिर सेंटर में इलेक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर हैं इन्होंने जो भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उसको अपना समर्थन दिया, अपना सपोर्ट किया, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इन
इन चीज़ों का अगर वायलेशन किया जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट होता है। आपका क्वेश्चन ये है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको इंसर्ट किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसमें कुछ लूप होल है। लूप होल फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पर अगर मेजोरिटी में मान लो किसी पार्टी में बहुत सारे मेंबर जीत करके आए और उन मेंबर्स में 2/3 जो हैं वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में मर्जिंग अगर उनका होता है तो इस तरीके से जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है मतलब मास में एक साथ बल्क में अगर लेजिस्लेटर दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और इसके लूप होल्स आपने बहुत सारे स्टेट में देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टेट में बहुत अलग अदर गवर्नमेंट बनती है इलेक्शन के टाइम में, और कुछ टाइम के बाद में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंडर आ सके, और इसका जो रिजल्ट है वो आपने बहुत सारे स्टेट में देखा भी होगा। रेगुलर अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपने इस तरीके की जो इंसिडेंट है, एग्जाम्पल है, वो बहुत बार रिव्यू किए होंगे। इससे क्या होता है, स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंडर करने की कोशिश क्यों करते हो, क्योंकि वहाँ से आपकी जो राज्यसभा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इससे इफेक्ट होता है, लोकसभा में जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे बहुत सारे लॉ पास करवाने होते हैं, जैसे कि फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स को अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उसमें आप 50% जो स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से 50% जो स्टेट हैं वो भी उस पर साइन करते हैं। तो जब उसमें साइन करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में अगर आपकी पार्टी है, आपकी गवर्नमेंट है, तो आप उसको फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट जो है वो उसके अंडर में रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग चल रही है उसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए जाएं। मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम में जो सैंक्शंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्टर बनाया जाए ताकि रशिया जो है वो अपनी पॉइंट्स को लेकर के या फिर डिस्कशन जो इशू है, जो एक मेजर इशू चल रहा है जिसमें जिन पॉइंट्स को लेकर के रशिया यहाँ पर एग्री नहीं हो रहा है तो वहाँ पर एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में देखने को मिल सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं या फिर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और करंट टाइम में जो भी इशू चल रहा है, जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रही है, उन सभी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।